आप सभी का स्वागत है फिर से इस YouTube चैनल में। तो पहली कक्षा में हम लोग देखे थे वर्ण विचार में वर्ण, ध्वनि ये क्या है, ठीक है। वर्ण के प्रकार देख लिए थे, वर्णमाला देख लिए थे। अब यहाँ से उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग स्वर पढ़ रहे थे। मूलतः इसमें पढ़ क्या रहे थे? पढ़ रहे थे स्वर। स्वर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और स्वर का भेद कर रहे थे, स्वर का वर्गीकरण हम लोग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? स्वर का वर्गीकरण कर रहे थे। तो स्वरों का वर्गीकरण जब करने लगे तो मैंने 3 आधार पर कर दिया था, पिछली कक्षा में 3 आधार पर कर दिया था। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण आगे किस आधार पर कर सकते हैं। कल 3 आधार पर कर दिए थे, आज चौथा करते हैं ओष्ठों या मुखाकृति के आधार पर। इससे पहले तो आप लोग देख लिए हैं, पहला क्लास जो था वर्ण विचार का पहला क्लास में, आज दूसरी क्लास में इससे आगे हम देखते हैं। तो 3 भाग हम लोग कर रहे थे, आज चौथा भाग में हम लोग देखते हैं क्या? ओष्ठों, ओष्ठों इसी को मुखाकृति बोलते हैं। मुख की आकृति, मुख धन आकृति से कौन सा शब्द बना है? मुखाकृति बना है। ओष्ठों मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद, मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद को हम लोग देखते हैं। तो ओष्ठों या मुखाकृति के आधार पर स्वर के 3 भेद बताए गए हैं। इसके कितने भेद बताए गए हैं? 3 भेद। पहला जो है वो पहला कहलाता है वृत्ताकार। पहला भेद जो है वो क्या है? वृत्ताकार। वृत्ताकार का ही एक अन्य नाम है वृत्तमुखी। इसी का एक नाम क्या है? वृत्तमुखी नाम है। किसी के आधार पर भी पूछा जा सकता है, इसलिए प्रत्येक नामों को गहनता के साथ देखना है। वृत्ताकार, वृत्तमुखी, इसी का अन्य नाम है वर्तुल, वर्तुल, और इसी का एक और नाम है गोलाकार। अर्थात जिसको बोलते समय, अर्थात जिसके उच्चारण में करते समय ओष्ठ की आकृति पूर्णतः गोल हो जाए। ओष्ठ की आकृति क्या हो जाए? पूर्णतः गोल हो जाए, यानी वृत्त हो जाए पूरा, इस तरह से हम पूरा गोल हो जाए उच्चारण करते समय, उसी को हम लोग वृत्ताकार, वृत्तमुखी, वर्तुल और गोलाकार कहते हैं। दूसरा भेद जो इसका है, इसके आधार पर, ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 अगर इसके आधार पर देखें तो इसके आधार पर दूसरा कौन सा होता है? अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार। पहला लिख लीजिए अवृत्ताकार। इसी का अन्य नाम है प्रसरित। इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रसरित। इसी का तीसरा नाम है अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। ये 3 नामों से इसको जाना जाता है, अवृत्ताकार, प्रसरित और एक है अवृत्तमुखी। और जो तीसरा भेद है, अंतिम भाग इसका जो माना जाता है, तीसरा भाग इसका ओष्ठों की आकृति के आधार पर, वो है अर्धवृत्ताकार। अर्ध इसको अर्धवृत्ताकार बोलते हैं, अर्धवृत्ताकार। पहला क्या हो गया? वृत्ताकार हो गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया अवृत्ताकार और तीसरा हो गया अर्धवृत्ताकार। मूलतः समझिए, कभी कभार वर्तुल पूछा जा सकता है, वृत्तमुखी पूछा जा सकता है, प्रसरित पूछा जा सकता है। इसके आधार पर हम लोग स्वर को देख लेते हैं, कौन कौन से स्वर इसमें आते हैं। इसको ऐसे स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। जिसका उच्चारण करते समय ओष्ठों की आकृति वृत्त के समान अर्थात पूर्णतया गोल हो जाए, उसे वृत्ताकार, वृत्तमुखी, वर्तुल या गोलाकार बोलेंगे। जिस वर्ण के उच्चारण में, अर्थात जिस स्वर के उच्चारण में ओष्ठ जो है वो पूर्णतया गोल ना हो, उसे अवृत्ताकार, अवृत्तमुखी या प्रसरित बोलते हैं। और जिसके उच्चारण में, अर्थात जिन स्वर के उच्चारण में ओष्ठ जो है आधी खुले, अर्थात वो गोल ना हो बल्कि आधी खुले, उसे बोलते हैं अर्धवृत्ताकार। इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? इसमें अगर हम पहला देख लें कि वृत्ताकार जो है, इसमें कौन सा वर्ण आता है, तो इसमें आ जाएगा हर्षऊ, दुर्गऊ, ओ और एक औ। ये 4 इसमें आते हैं। कितने आ गए? टोटल 4। ठीक है।
अब अवृत्ताकार में कौन कौन सा आता है? इसमें आएंगे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, ए और अ। ये कितना आ गए? 6। इसमें 6 और 4 बचा एक री। री जो है वो अर्धवृत्ताकार कहलाता है। ये क्या है? री, ऋषि वाला, ये अर्धवृत्ताकार स्वर है। तो चौथा भाग में ओष्ठों मुखाकृति के आधार पर स्वर का भेद कर रहे थे। तो इसमें आज हम लोग क्या देख लिए कि अवृत्ताकार स्वर के 3 भेद इसमें के आधार पर किए गए, अवृत्ताकार, अवृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार। तो वृत्ताकार या वृत्तमुखी में हम लोग 4 को देखें। अवृत्ताकार या प्रसरित स्वर, सीधा प्रश्न पूछा सकता है कि प्रसरित स्वर कौन से हैं, या प्रसरित कौन सा निम्नलिखित में प्रसरित स्वर है या कौन सा निम्नलिखित में से प्रसरित स्वर नहीं है, ऑप्शन बन सकता है। और एक है अर्धवृत्ताकार, ये इसकी संख्या मात्र 1 है। तो 4, 6, 10 और 1, 11। तो ये चौथा हो गया। पांचवा वर्गीकरण फिर इसका करते हैं। पांचवा वर्गीकरण करते हैं मुख के खुलने के आधार पर। 5वें नंबर पर करते हैं मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण या भेद कह सकते हैं। इसके आधार पर देख लेते हैं कि मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम लोग करते हैं। इसके आधार पर फिर बांटते हैं, कितने भाग होंगे इसके आधार पर भी 4 भेद होते हैं। इसके आधार पर 4। पहला क्या होता है? पहला होता है समृद्ध स्वर। पहला क्या होगा? पहला होता है समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर। अब समृद्ध स्वर क्या होता है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले सिर्फ वर्गीकरण देख लीजिए। दूसरा जो होता है वो कहलाता है विपरीत स्वर। दूसरा नंबर में विपरीत स्वर। तीसरा होता है अर्ध समृद्ध स्वर। तीसरा क्या है? तीसरा है अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर। और चौथा और अंतिम भाग इसका जो होता है वो कहलाता है अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर। ये 4 भाग होते हैं मुख के खुलने के आधार पर। अब थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं कि जो समृद्ध स्वर है, विपरीत स्वर है, अर्ध समृद्ध स्वर है या अर्ध विपरीत स्वर है, क्या होता है। देखिए, जिसके उच्चारण में मुख ना के बराबर खुलता हो, जिसके उच्चारण में मुख ना के बराबर खुलता हो उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण में लिख दें, ठीक है, लिख लीजिए, छोटा छोटा करके यहां पे लिख देते हैं। लिखिए, जिसके उच्चारण में मुख ना के बराबर, जिसके उच्चारण में मुख ना के बराबर जिसके उच्चारण में मुख ना के बराबर खुलता है, ना के बराबर खुलता है, यानी कि ना के बराबर खुलता है तो ये क्या हो गया कि लगभग ये बंद ही रहता है। इसको लिख सकते हैं अर्थात बंद रहता है, आसान हो जाएगा। अर्थात लगभग बंद रहता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे कहते हैं समृद्ध स्वर। ठीक है, जिसके उच्चारण में मुख ना के बराबर खुलता है अर्थात लगभग बंद रहता है वो क्या कहलाता है? समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर हैं कितने? समृद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? इसकी संख्या 6 है। हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ और एक होता है री। यानी ये टोटल कितने हैं? टोटल 6 जो हैं ये कहलाते हैं समृद्ध स्वर। लिख लिए? चलिए आराम से लिखिए। जिसके उच्चारण में मुख ना के बराबर खुलता है अर्थात लगभग बंद ही रहता है उसे क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 6 है।
हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री, ये कितने हो गए? 6 हो गए। विपरीत स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर और एक है अर्ध विपरीत स्वर। इसको नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, यहां तो जगह नहीं है। हो गया, ठीक है। दूसरा जो था, दूसरा है आप लोग का विपरीत स्वर। इसको देख लीजिए, विपरीत स्वर। अब विपरीत स्वर क्या होता है, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लीजिए, जिस तरह उसको समझ लिख सकते हैं। वे स्वर जिसके उच्चारण में, वे स्वर जिसके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, मुख पूरा खुलता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख क्या होता है? पूरा खुलता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे विपरीत स्वर कहते हैं। अगर ना के बराबर खुलता हो समृद्ध स्वर और पूरा खुलता हो तो विपरीत स्वर। ठीक है, मुख पूरा खुलता है। इसमें सिर्फ एक ही वर्ण आता है, कौन सा? आ। आ करने से मुख पूरा खुल जाता है, बोलते हैं हम लोग आ। तो आ में क्या हुआ? मुख पूरा खुल गया। इसमें मात्र एक आता है। इसकी संख्या याद रखिए, ये मोस्ट है, पूछा जा सकता है कि आ किस प्रकार का स्वर है। तो अ क्या है? अ जो है वो विपरीत स्वर है। तीसरा भेद क्या था इसका? तीसरा होगा अर्ध समृद्ध स्वर, जिसको देख लेते हैं। तीसरा नंबर अर्ध समृद्ध स्वर लिखते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर। अब अर्ध समृद्ध स्वर क्या होता है? आधा के बराबर, यानी कि वे स्वर जिसके उच्चारण में, लिख ले इसको, वे स्वर जिसके उच्चारण में, वे स्वर जिसके उच्चारण में मुख आधे से कम खुलता है। वे स्वर जिसके उच्चारण में मुख आधे से कम खुलता है, आधे से कम खुलता है। आगे ही लिखा हुआ है अर्ध, आगे से आधे से कम खुलता है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अर्ध समृद्ध स्वर। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या मात्र 2 है। कौन कौन सा? एक है अ और एक है ओ। मात्र ये दोनों जो हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अर्ध समृद्ध स्वर। इसके बाद चौथा, चौथा क्या है? अर्ध विपरीत स्वर क्या होता है? चौथा को देख लेते हैं। अर्ध विपरीत स्वर लिख लिए थे ना, छूट गया, लिखिए। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है विपरीत स्वर कहलाता है। इसकी संख्या 1 है, सिर्फ आ आता है इसके अंतर्गत। वे स्वर जिसके उच्चारण में मुख आधे से कम खुलता है, इसकी संख्या 2 है, एक ए और एक ओ, उसकी संख्या 2 है। चौथा जो था वो है अर्ध विपरीत स्वर। चौथा कौन सा है? चौथा है अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिसके उच्चारण में वे स्वर जिसके उच्चारण में मुख क्या आधे से ज्यादा खुलता है। वे स्वर जिसके उच्चारण में मुख आधे से ज्यादा खुलता है, आधे से ज्यादा खुलता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? इसमें टोटल 4 वर्ण आते हैं। एक है अ, एक है ऐ, देख लीजिए, एक है औ, और एक अंग्रेजी का जो आ है वो आ जाता है, अंग्रेजी का आ, ये वाला। ये टोटल 4 इसमें आते हैं। तो ये हम लोग स्वर का क्या कर रहे थे? स्वर का कर रहे थे विभाजन। तो स्वर का विभाजन हो गया है।
अब उच्चारण स्थान भी देख लेते हैं कि किस वर्ण का अर्थात किस स्वर का उच्चारण स्थान कहाँ है, या उच्चारण स्थान को अंत में देखते हैं। पहले वर्ण विभाजन कर देते हैं व्यंजन का, और फिर दोनों का एक साथ उच्चारण स्थान देख लेंगे कि स्वर और व्यंजन, क्योंकि उच्चारण स्थान लगभग दोनों का, जैसे अगर कंठ की बात करें तो कंठ में कवर्ग भी आता है, ओ आ भी आता है, ह भी आता है और विसर्ग भी आता है। तो उच्चारण स्थान हम लोग अंत में देखेंगे, अर्थात विभाजन के पश्चात है। उच्चारण के आधार पर कंठ ध्वनि कौन सी है, तालव्य ध्वनि कौन सी है, वहां पे देख लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग आज अयोग बाह ध्वनियां देख लेते हैं, क्योंकि कल जब हम विभाजन कर रहे थे सबसे पहले स्वर बताए थे, उसके बाद अयोग बाह बताए थे। तो अयोग बाह को देख लेते हैं, फिर व्यंजन की ओर चलेंगे। तो आइए लिखिए अयोग बाह ध्वनियां। अयोग बाह ध्वनियां, अयोग बाह ध्वनियां कर लेते हैं। देखिए अयोग बाह होता क्या है। अयोग बाह उन ध्वनियों को कहते हैं जिनका किसी वर्ण के से कोई योग नहीं होता है, ना तो वो व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और ना वो स्वर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर वो स्वर के साथ लगते हैं तो स्वर हो जाएंगे, और व्यंजन के साथ लगेंगे तो व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है। जैसे देखिए एक शब्द हम लिखे कंपन, अनुस्वार की मात्रा हुई, लिखे कंपन, तो वो क के ऊपर अनुस्वार लगा तो क्या हो गया, कंपन हो गया, मां का उच्चारण स्थान आ गया। अगर यहाँ पे देखें और एक शब्द लिखते हैं पुनः, पुनः यहाँ विसर्ग लगा, अगर ये स्वर के साथ लग रहा है तो ये स्वर कहलाएगा। ठीक है। ऐसे उच्चारण स्थान इसका अगर अंग और अह का उच्चारण स्थान देखा जाए तो एक का नासिका है और एक का कंठ है। जो ये विसर्ग है, अयोग बाह ध्वनियां तो दो ही होते हैं, एक अंग और एक अह, ये दो ही इसके अंतर्गत ध्वनियां आते हैं, मात्र दो ध्वनियां इसके अंतर्गत आते हैं। एक का उच्चारण स्थान अगर अंग का अनुस्वार का उच्चारण स्थान देखें तो वो नासिका है, और एक जो अह है उसका उच्चारण का स्थान कहाँ है, उसका उच्चारण स्थान कंठ है। चंद्र बिंदु क्या होता है, चंद्र बिंदु अयोग बाह ध्वनियां हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चंद्र बिंदु जो है अयोग बाह ध्वनियां हैं, परंतु इसका प्रयोग तद्भव में होता है। ठीक है, तत्सम में नहीं होता, तत्सम शब्द में चंद्र बिंदु नहीं होता है। अनुस्वार और अनुस्वार जो है, जो इसको हम लोग यहाँ पे आज अभी पढ़ेंगे, ये अनुस्वार जो है, ये मात्रा अनुस्वार जो है संस्कृत में काकल्य ध्वनि के नाम से जानी जाती है। काकल्य ध्वनि क्या होती है, काकल्य ध्वनि कहते हैं जिसका उच्चारण स्थान कंठ से थोड़ा नीचे हो, उसे क्या कहते हैं, काकल्य ध्वनि कहते हैं। तो संस्कृत में अनुस्वार को काकल्य ध्वनि कहा गया है, और हिंदी में अनुस्वार का उस उच्चारण स्थान कंठ होने के कारण इसे कंठ ध्वनि कहा जाता है। इसको देख लेते हैं तो आप लोग का थोड़ा आज बर्तनी भी ठीक हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा परिभाषित कर लेते हैं। लिखिए वे ध्वनियां जिनका वे ध्वनियां जिनका किसी वर्ण जिसका किसी वर्ण से वे ध्वनियां जिसका किसी वर्ण से योग नहीं होता है, वे ध्वनियां जिसका किसी वर्ण से योग नहीं होता है अयोगबाह ध्वनियां हैं। अयोगबाह ध्वनियां हैं। अभी आप लोग को बताया ना कि अगर उच्चारण स्थान को देखे तो कंपन लिखे हम, तो क्या है, क पे उच्चारण स्थान पढ़ने के कारण इसका क्या नाम क्या हो गया, इसका उच्चारण स्थान या उच्चारण जो है वो हो गया म, कंपन। अगर संगम लिखते हैं तो सन गम, संगम होता है, उच्चारण बदल जाता है। अब क्यों बदलता है इसको आगे देख लेते हैं। तो वे ध्वनियां जिनका किसी वर्ण से योग नहीं होता है अयोगबाह ध्वनियां हैं। ये कितनी होती हैं, तो ये दो होते हैं, ये दो हैं। कौन कौन, एक है अंग और
दूसरा है आ। दूसरा क्या है? आ है। अंग का उच्चारण स्थान जो है, इसका अगर उच्चारण स्थान देखें तो ये नासिका है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? ये नासिका है। और इसका उच्चारण स्थान क्या है? ये कंठ है। दोनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है। एक का उच्चारण स्थान नासिका है तो एक का उच्चारण स्थान कंठ है। देखिए चंद्र बिंदु के बारे में, चंद्र बिंदु अयोगवा ध्वनि है, परंतु वो तद्भव है, तत्सम नहीं है। उसका प्रयोग जो है वो हमेशा तत्सम में नहीं होता, हमेशा तद्भव में होता है। और एक नोट में लिख लीजिए, थोड़ा सा टिप्पणी के रूप में नोट में इसलिए लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, संस्कृत में ये क्या है? अनुस्वार है। संस्कृत में अनुस्वार है, इस तरह से हम लिखते हैं और इसको पूरा रूप में लिख दिए, लिपिबद्ध कर दिए। संस्कृत में अनुस्वार को काकल्य ध्वनि कहा जाता है। काकल्य ध्वनि कहते हैं। संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं? काकल्य ध्वनि। काकल्य ध्वनि क्या होती है? जिसका उच्चारण स्थान कंठ से थोड़ा नीचे हो, उसे कहते हैं हम लोग काकल्य ध्वनि। समझ गए? अब अनुस्वार का उच्चारण कैसे होगा थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। एक पॉइंट यहां लिख लीजिए, अनुस्वार का उच्चारण स्थान। इससे थोड़ा आप लोग का वर्तनी ठीक हो जाएगा। अनुस्वार का उच्चारण स्थान। कैसे उच्चारण स्थान? पहला शब्द है क्या? पहला शब्द मान लीजिए, पंचमाक्षर जो भी होते हैं, क से लेके म तक, सभी का अंतिम वर्ण जो है पंचमाक्षर कहलाता है। तो अगर हम पहले अंगा का देखें, पहले किसको देखते हैं? अंगा। ये अंगा है। अंगों का उच्चारण स्थान देखें तब इसको लिखते हैं हम लोग क्या? दिनांक। इस तरह से लिखते हैं, दिनांक। यहाँ अंग ऊपर में आ गया, अनुस्वार में बदल गया। इसको इस रूप में भी तो लिख सकते हैं, दिनांक। दिनांक इस रूप में भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे अनुस्वार क्या था? पंचमाक्षर होने के कारण। पंचमाक्षर क्यों बदला देखिए, समझा देते हैं। अगर एक ही वर्ण का पहला तीसरा वर्ण आए और उसी वर्ण का पांचवा वर्ण हुआ आए तो वो अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे अगर एक शब्द लिखें कंपन, तो ये प और आधा म जुटा, तो प तो पूरा था, ये कैसा वर्ण है? ये पहला वर्ण है। और म जो है ये पांचवा वर्ण है। लेकिन ये म और प जो संयुक्त हुआ है ये एक ही वर्ण का है, यानी पवर्ग का ही है। पवर्ग का ही है ना। अगर पवर्ग की बात करें तो प, फ, ब, भ और म, ये 5 वर्ण हुए, ये 5 वर्ण हो गए। तब यहाँ पे पवर्ग के अंतर्गत ही प भी आता है और म भी आता है। म 5वां वर्ण है और ये प क्या है? ये पहला वर्ण है। तो अगर एक ही वर्ण का 5वां और पहला वर्ण रहता हो तो जो आधा होता हो अर्थात पंचमाक्षर जो होता हो वो अनुस्वार में बदल जाता है। तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा कंपन। ये हो गया सही, ये हो गया गलत। अगर हिंदी व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ये शब्द गलत है, ये शब्द सही है। उसी प्रकार यहाँ दिनांक को लिखा तो संस्कृत में ऐसे जाता है, बहुत सारे पुस्तकों में लिखा है, लेकिन सही ये है क्योंकि क और अंग एक ही वर्ग का ही है और एक पंचमाक्षर है और एक पहला है। तो पंचमाक्षर और प्रथम वर्ण अगर एक ही वर्ग का आता हो तो वो अनुस्वार में बदल जाएगा। ये पहला हो गया। दूसरा, अगर पंचमाक्षर देखें अंग ज्ञ वाला, तो ये कैसे लिखाएगा? जैसे हम लोग लिखते हैं चंचल। क्या लिखते हैं? चंचल। चंचल लिखे, लेकिन चंचल लिखाएगा कैसे? ये लिखाएगा चंचल। चंचल। ये अंगा जो है यहाँ चौथा वाला, ये अनुस्वार में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 5वां है और ये पहला है। तो 5वां और पहला जब मिला, लेकिन दोनों एक ही वर्ग का था, इसीलिए 5वां कहाँ बदल गया? अनुस्वार में बदल गया। इस दृष्टि से देखा जाए तो ये हो गया गलत और ये हो गया सही। ये होता है तरीका।
ठीक है। हाँ, लेकिन एक ही वर्ण का हो तो ही पंचमाक्षर अनुस्वार में बदलेगा। अगर दोनों अलग अलग वर्ण का हो जाए तो वो पंचमाक्षर में नहीं बदलेगा। आगे तीसरा में देखें, न वाला, ये वर्ण को देखें तो ये वर्ण में लिख सकते हैं हम लोग कुंड, कुंड से लिखते हैं ना, फिर ये गलत हो जाएगा, ये लिखाएगा कुंड ऐसे, ये अनुस्वार में बदल जाएगा क्योंकि टवर की ध्वनियां दोनों हैं, टवर के अंतर्गत दोनों आते हैं, एक आते हैं तीसरे पर, एक आते हैं पांचवें पर, लेकिन एक ही वर्ग के होने के कारण ये बदल जाएगा अनुस्वार में, तो आधा नो जो है वो बदल गया अनुस्वार में। चलिए चौथे नंबर पर देख लीजिए, एक था न वर्ण को अगर देखें तो न वर्ग में से लिखते हैं हम लोग नंदन, नंदन, तो नंदन ऐसे ना लिख कर नंदन ऐसे लिखाएगा, यहां भी सेम फॉर्मूला है, ये न पंचमाक्षर है, दो तीसरा है, तो जब एक ही वर्ण का दोनों हुआ, एक ही वर्ग का, तवर्ग के अंतर्गत त भी आता है और तवर्ग के अंतर्गत नौ भी है और दो भी है, तो जब नौ पांचवा हुआ और आधा हुआ और दो तीसरा हुआ और पूरा हुआ तो पंचमाक्षर कहाँ बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। एक और देख लीजिए, पंचमाक्षर में एक और बचता है म वर्ण को अगर देखें, अभी तुरंत लिखाए थे आप लोग कंपन, कंपन, तो कंपन ऐसे ना लिखकर ये अनुस्वार पर बदल जाएगा, पहले वाले पर अनुस्वार पड़ता है, कंपन हो गया। तो ये जो है तरीका, ये अनुस्वार बदलता है और अनुस्वार जो है वो पंचमाक्षर यही अनुस्वार में बदलते हैं, इसके अलावा कोई अनुस्वार और नहीं होता है। ये पांचों जो हैं यही अपने रूप में आकर अनुस्वार बदलते हैं और जिस आधार पर बदलते हैं उसके अनुसार इसका प्रयोग होता है। एक बात और याद रखिए कि अयोगबाह ध्वनियां जो भी होते हैं वो स्वरों के अंत में आते हैं। कुछ बात इसमें लिख लीजिए, कुछ तथ्य इसके बारे में लिख लीजिए, तथ्य लिख लीजिए, ये जरूरी है, मोस्ट बातें। पहली बात तो ये कि अयोगबाह ध्वनियां हमेशा स्वरों के अंत में आते हैं। कहां आते हैं, स्वरों के अंत में, लिख लीजिए। अयोगबाह ध्वनियां हमेशा स्वरों के अंत में आते हैं। उदाहरण से समझा देते हैं तब स्पष्ट हो जाएगा ना। हाँ, इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग है। छोटी छोटी सी गलतियों के कारण हम लोग का वर्तनी दोष हो जाता है। उन वर्तनी दोष को सही करने के लिए सबसे पूछे तो बोलेगा व्याकरण पढ़िए। अरे तो व्याकरण पढ़िए तो व्याकरण समझ में तो आना चाहिए ना, कठिन नहीं लग रहा है ना। चलिए अब मान लीजिए उदाहरण से आप लोग को हम समझाते हैं कैसे। मान लीजिए एक उदाहरण हम ले लीजिए कंपन, इसी को लीजिए उदाहरण के रूप में, स्पष्ट समझ जाइएगा। क्या बोले कि अयोगबाह ध्वनियां हमेशा स्वरों के अंत में आते हैं। कैसे, अगर इसको हम तोड़ें, कंपन को अगर हम तोड़ दें, इसको थोड़ा यहां लिख देते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा। यहां लिखिए कंपन, जैसे जैसे यहां लिखे कंपन। अब इसको हम तोड़ देते हैं, क्या बोले, अंत में आता है। जैसे का तो अ लग गया, हलंत लग गया, उसके बाद फिर म, उसके बाद फिर प, उसके बाद फिर अ, उसके बाद फिर न, उसके बाद फिर अ। अब देखिए स्वर के अंत में आया, यहां पे म आया, यही पंचमाक्षर था ना, तो स्वर के अंत में आया, पहले तो नहीं आ गया ना। यहाँ पे जो भी अनुस्वार ये बदला था तो ये क पर पड़ा था, तो क के बाद आना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये स्वर के बाद आया। कहाँ आया, स्वर के बाद। देख लिए, यही लिखे कि अयोगबाह ध्वनियां हमेशा स्वरों के अंत में आते हैं। एक बात और लिख लीजिए इसमें कि अंग और आह दोनों, अंग एक है और एक आह है। अंग और आह ध्वनियों का प्रयोग, अंग और आह ध्वनियों का प्रयोग मुख्यतः मुख्यतया तत्सम शब्दों,
अंग और आह ध्वनियों का प्रयोग मुख्यतः तत्सम शब्दों में होता है। जैसे होता है, अंग और आह ध्वनियों का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है? तत्सम शब्दों में होता है, तद्भव में इसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे। एक बात और, यह जो विसर्ग वाला है, यानी कि ये वाला शब्द, विसर्ग इसको आप लोग ऐसे समझते हैं, ये वाला विसर्ग अगर किसी शब्द में लगा रहता हो, ठीक है, तो वो शब्द हमेशा क्या होगा? तत्सम होगा। विसर्ग हमेशा कैसा होता है? तत्सम होता है। विसर्ग हमेशा तत्सम होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखें, विसर्ग हमेशा तत्सम होता है। ये कुछ विशेष बातें इसके बारे में थी जो आप लोग को बता दिए। इसके बाद हम लोग व्यंजन शुरू करेंगे, लेकिन व्यंजन शुरू कल अब करेंगे क्योंकि आज काफ़ी समय भी हो गया और आगे लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग गद्य साहित्य पढ़ रहे थे और गद्य साहित्य के में उपन्यास साहित्य की पढ़ रहे थे। तो व्याकरण की क्लास आज इतना ही रहेगी, फिर इसकी क्लास अगले दिन होगी और अभी उपन्यास साहित्य को हम लोग शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। हाँ, अगर किन्हीं बच्चे को एडमिशन लेना है, जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, ठीक है, या बिहार में प्रोफेसर की बहाली आने के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा रखी गई, टेट नाम सुने होंगे, एस टेट है, बी टेट है, सी टेट है, तो वो एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन शुरू है और वो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होता है, मोबाइल नंबर, उस पर कॉल करके आप लोग डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।